नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 25 दिसंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये हेडलाइन देखिए क्या है। द इंडियन एक्सप्रेस ने बनाया है कि खालिदा जिया उनके सन हैं जो वापस आए हैं लंदन से। काफ़ी समय से एग्जाइल में रह रहे थे ये लंदन में, और फरवरी में बांग्लादेश में इलेक्शन है तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है बीएनपी, खालिदा जिया का माना जा रहा है कि उसके प्रतिनिधि यही होंगे उस इलेक्शन में। लंदन से लौटे हैं, अभी 2008 से ही बाहर रह रहे थे। बहुत सारे इन पर क्रिमिनल चार्जेज लगे हुए थे, लेकिन शेख हसीना के हटने के पश्चात से ही सारे चार्जेज अपने आप ही ख़त्म हो गए। ये तो छोटा सा हेडलाइन है जिससे जुड़े हुए सवाल आने वाले दिनों में हम लोग टैकल करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन में बांग्लादेश और भारत में क्या है भाई। उसकी चुनौतियों को कितनी बार पढ़ा भी चुका हूँ और एक आईआर का भी वीडियो मैंने उस पर बनाया है। उसके बावजूद इलेक्शन होने दीजिए, उसके पश्चात इसको और डिटेल में ज़रा हम लोग समझेंगे। उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि भारत और बांग्लादेश का रिलेशन किस तरफ जा रहा है। फिलहाल तो वहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है, छोटा सा प्रीलिम फैक्ट है लेकिन इसके महत्व को आने वाले वीडियोज़ में हम लोग कवर करेंगे। न्यू इसरो माइलस्टोन है क्या? अमेरिका का 6100 किलो वजनी ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट इसको कहा जाता है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो अमेरिका का है और इसको इसरो ने लॉन्च किया है। अब तक इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए सबसे भारी उपग्रहों में से एक था। यह सबसे भारी था, जिसका क्या नाम था? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। यूएस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसको ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। लॉन्च व्हीकल M3 ये इसका नाम है। जैसे PSLV नाम है उसी प्रकार से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नाम है, उसी प्रकार से लॉन्च व्हीकल M3 M6 इसका नाम था जो कल उड़ान भरा है इसने। और इसी के जरिए सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। ये अमेरिका का कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जिसको लॉन्च किया गया है। बहुत ही कम दामों पर भारत सैटेलाइट लॉन्च करने में दुनिया में सबसे प्रमुख देश में आता है, जिसके कारण से दुनिया के कई सारे देश अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, कई सारे प्राइवेट कंपनियां, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो की तरफ में आते हैं और इसरो जो है आसानी से उनको लॉन्च भी करता आया है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये रही इसमें कि 6100 किलो वजनी अभी तक हमने कोई भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया था। लेकिन ये जो हमारा बाहुबली है, इसका निकनेम क्या है? बाहुबली इसका नाम है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल M3 इसको कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। क्रायोजेनिक इंजन को भी पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज़ में। कल मैं पढ़ा दूंगा इसके बारे में। तो इसी के ज़रिए लॉन्च किया गया है। अपने पास दो प्रमुख रूप से लॉन्च व्हीकल है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। एक है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये कम वजन वाले सामान्य तौर पर सैटेलाइट लॉन्च करने के काम आता है, जबकि LV-M3 जो है ये अधिक वजनी वाले सैटेलाइट लॉन्च के लिए काम आता है। दोनों के इंजन, दोनों के किस प्रकार के ईंधन उपयोग होते हैं, फ्यूल ईंधन किस प्रकार का उपयोग होता है, कितने चरण होते हैं, उसको कल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज का सबसे मुख्य टॉपिक क्या होगा? तो जेफरी एप्स्टीन का नाम आपने सुना होगा। उससे जुड़े हुए प्रीलिम और मेंस के फैक्ट जो हैं उसको ज़रा हम लोग कंक्लूड करेंगे। एक संस्था है UN की जो इस क्षेत्र में काम करती है, उसको देखेंगे। उसके लोकेशन को देखेंगे कहाँ पर ये आइलैंड स्थित है, क्योंकि वहाँ से क्या सवाल बन सकते हैं, निबंध पेपर में क्या सवाल पूछा जा सकता है, वहाँ से मेंस पेपर में क्या पूछा जा सकता है, और उसके अलावा दूसरे टॉपिक पर हम लोग फिर चलेंगे। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या? जेफरी एप्स्टीन फाइल के बारे में आपने सुना होगा, नाम भी सुना होगा इस आदमी का। बहुत ही घिनौना शख्स था ये। मर गया 2019 में, जेल में इसकी मृत्यु हो गई। बोलते हैं कि इसने खुद से खुदकुशी कर ली थी, कई सारे बोलते हैं कि मार दिया गया था। कोई तय नहीं है कि किस प्रकार से मरा था ये। इसका आइलैंड है, कहाँ पर है आइलैंड भाई? तो ये कैरेबियन सी में है। कैरेबियन सी आपने जानते होंगे, कैरेबियन सी है ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये क्यूबा देश है, क्यूबा का नाम सुना होगा आपने। और यहाँ पर यह डोमिनियन रिपब्लिक के बगल में ही एक छोटा सा आइलैंड है जो प्राइवेट आइलैंड था। आपके पास ही बहुत सारा पैसा होगा, एग्ज़ाम में टॉप करेंगे, फिर भ्रष्टाचार में टॉप करेंगे, उसके बाद आप भी आइलैंड खरीदने लायक हो जाएंगे। तो आइलैंड खरीदने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए, इसके पास था। इसने आइलैंड खोला। और ये क्या था? जेफरी जो था, जेफरी मुख्य रूप से मानव तस्कर था। यंग लड़कियों का तात्पर्य से समझिएगा,
5 साल से लेकर के 15-16 साल तक, मैक्सिमम 20 साल तक। 18 से कम की मैक्सिमम महिलाएं, 5 साल, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 5 ईयर, 5 साल छोटे बच्चे। तस्करी करता था और अपना एक आइलैंड पर उसने विला टाइप बना रखा था। वहीं पर दुनिया भर के तमाम तरीके के बिजनेसमैन, तमाम तरीके के लोग उस आइलैंड को विजिट करते थे। और क्यों विजिट करेंगे, वहाँ पर कोई पुण्य के काम तो हो नहीं रहे थे। पता ही है आपको किस लिए विजिट कर रहे थे। बड़े बड़े लोगों का नाम आया है, अमेरिका के कई सारे राष्ट्रपति का नाम आया है, ट्रंप का नाम आया है, और उसके साथ में साइंटिस्ट जो क्या नाम था, स्टीफन हॉकिंस, तमाम तरह के बिजनेसमैन, बिल गेट्स, उनके तो फ़ोटोज़ भी बाहर आए हैं। इस प्रकार के लोगों के नाम आए हैं। अपने आइडियल हमेशा सही से चुनने चाहिए, इसलिए मैं जीवित लोगों में कभी अपना आइडियल नहीं चुन पाता हूँ। कभी किसी बाबा पर भरोसा नहीं कर पाता हूँ भोले बाबा के अलावा। यही कारण है कि कब किसका क्या गलत वाला चेहरा सामने आ जाए, आजकल के समय में कोई भरोसा है नहीं। तो बिल गेट्स जैसे लोग जिनके फ़ोटो पता नहीं कितने स्कूल, कितने कंप्यूटर लैब, कहाँ कहाँ नहीं लगे होते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हुए उनकी फ़ोटोज़ आई है। तो जेफरी आइलैंड के वहाँ पर तस्करी की जाती थी। तो इसमें कुछ चीज़ें चर्चा में है। पहले तो ये लोकेशन ध्यान में रखिएगा, कहाँ पर है ये, इसके बारे में सवाल जो पूछेगा आपसे वो दिखा देता हूँ, निबंध के सवाल फिर दिखा देता हूँ मैं। देखिए क्या है, एप्स्टीन मामले में जुड़े पीडोफाइल आइलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित में सही जोड़ों को चुनें। तो ये लिटिल सेंट जेम्स अमेरिकन वर्जिन आइलैंड का इलाका है, वहीं पर यह स्थित था। इसी प्रकार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी संस्था के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, UN ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। इसी को हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसी से जुड़े हुए सवाल कई सारे पूछे जा सकते हैं। पॉलिटी में क्या सवाल पूछा जा सकता है, जेफरी एप्स्टीन मामले ने वैश्विक स्तर पर सेक्स ट्रैफिकिंग और न्यायिक प्रक्रियाओं की कमियों को उजागर किया है। भारत में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्कैंडल से सीखते हुए मानव तस्करी रोकथाम कानूनों की मजबूती पर चर्चा कीजिए कि भारत सरकार को क्या इससे सीखना चाहिए और भारत सरकार को क्या इससे रिफॉर्म करने चाहिए। सत्ता और नैतिक पतन, एप्स्टीन कांड से प्रेरित वैश्विक सबक, ये आपका निबंध पेपर में यह सवाल पूछा जा सकता है, सत्ता और नैतिक पतन। यूपीएससी पेपर 4 एथिक्स पेपर में भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि सत्ता में नैतिकता का पतन किस प्रकार से हो रहा है, उदाहरण सहित समझाएं और इसमें सुधारों के लिए, रिफॉर्म के लिए क्या किया जा सकता है। रिफॉर्म के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आम इंसान का जन्म ही होता है इस तरह की चीज़ों से दूर रहने के लिए। अगर नाम आ ही गया डोनाल्ड ट्रंप का तो क्या बिगाड़ लिया आपने, हमने उसका, बताइए, वो तो है ही, है ना, अभी तो है ही ना वर्तमान में वो वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति। क्या आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करना छोड़ देंगे क्या? तो नैतिकता और ये सब चीज़ें, कानून वानून नॉर्मल इंसानों के लिए होते हैं, इनको कोई इससे प्रभाव थोड़ी ना पड़ रहा है। कल फिर जाएंगे कहीं, वो मोटिवेशनल भाषण दे आएंगे, लोग सुनेंगे भी। क्या किया दुनिया ने, बताइए, अगर उनको पता ही चल गया इनके बारे में तो कुछ भी नहीं, नथिंग। संयुक्त राष्ट्र नशीली दवा और अपराध कार्यालय UNODC, इसी के बारे में ज़रा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये दुनिया के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर नशा और उससे मानव जो तस्कर, क्या नाम है इस संस्था का, तो संयुक्त राष्ट्र नशीली दवा और अपराध कार्यालय इसको कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम कहा जाता है। एक प्रमुख एजेंसी है UN की, जो किन क्षेत्रों में काम करती है, तो नशा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, संगठित अपराध, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर काम करती है। देश में भी जो एजेंसियां हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर काम करती हैं, वो ड्रग पर भी कई बार काम कर रही होती हैं, क्योंकि ये दोनों इशूज़ जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। सेम ट्रैफिकिंग नेटवर्क का यूज किया जाता है दोनों काम के लिए। कई बार ये अपराधी जो होते हैं वो दोनों प्रकार के चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह एजेंसी विकास, स्वास्थ्य और शांति को बढ़ावा देने के लिए नीतियां, अनुसंधान, तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके बारे में जरा हम लोग बेसिक चीज़ों को स्पष्ट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। स्थापना देखिए कब है, UNODC की स्थापना 1997 में, जब संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवा नियंत्रण कार्यक्रम UNDCP और संयुक्त राष्ट्र वियना कार्यालय के अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय प्रभाग को मिला करके, दो विभागों को मिला करके, यही समझने की चीज़ है जो प्रीलिम में पूछ लिया जाता है, एक कार्यालय बनाया गया, कार्यालय फॉर ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन। एक ऑफिस बनाया गया, ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन के नाम से,
एक ऑफिस सृजित किया गया इन दो संस्थाओं को मिला करके। फिर 2002 में इसका नाम बदल दिया गया, नाम बदल करके यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम कर दिया गया। ठीक है, ये भी याद रखिए कब नाम बदला, कब स्थापित हुआ, किस किस को जोड़ करके स्थापित किया गया। ये सब छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपसे कई बार स्टेटमेंट बना करके पूछ लिए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने नशीली दवाओं पर काम 1946 में शुरू किया, लेकिन अपराध रोकथाम पर फोकस 1990 के दशक में बढ़ा, जब उसको ये एहसास हुआ कि ये जो है ड्रग वगैरह जो है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ ही इशू होता है। कई बार दोनों प्रकार की चीज़ें एक ही नेटवर्क का इस्तेमाल करके किया जाता है। इसके कारण से बाद में केवल नशीली दवाओं तक सीमित था, लेकिन बाद में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ट्रैफिकिंग इन सभी चीज़ों पर भी यूएन ने ध्यान आकर्षित करवाया। 150 अधिक देशों में कार्यरत है, जिसमें अधिकांश स्टाफ फील्ड ऑफिस में तैनात होते हैं। ठीक है, जनादेश और उद्देश्य को जरा समझेंगे क्या क्या काम करता है। मुख्य रूप से क्या है भाई, तो दुनिया का स्तर पर ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार और ऑर्गेनाइज क्राइम, आतंकवाद जैसे चीज़ों को रोकने का काम करना या उनसे जुड़े हुए रिपोर्ट वगैरह प्रकाशित करना, रिसर्च करना, खतरों के लिए आगाह करना, ये सब काम भी इसी का है। प्रमुख थीम है वैकल्पिक विकास, भ्रष्टाचार विरोध, आपराधिक न्याय सुधार, जेल सुधार, ड्रग रोकथाम, उपचार और देखभाल इत्यादि क्षेत्रों में भी यह काम करता है। फंडिंग इसकी स्वैच्छिक योगदान से होता है। दुनिया के अलग अलग देश जो हैं वो इसमें फंडिंग करते हैं, तब जाके ये काम करता है। इसके मुख्यालय की अगर हम लोग बात करें तो वियना, ऑस्ट्रिया, संयुक्त राष्ट्र वियना ऑस्ट्रिया केंद्र में, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इसका मुख्यालय है, जिसके बारे में सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्या दरअसल में इशू क्या है, पहले ही मैंने आपको समझाया। जेफरी एप्स्टीन का मामला है और क्या हुआ उस दौरान वो भी आपको बताया। अगर किसी नॉर्मल इंसान का नाम आता, किसी छोटे से आदमी का नाम आता तो तुरंत उसको निपटा देते, क्या पता गोली मार देते, इनकाउंटर कर देते। लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों का नाम है जो कोई कुछ कर नहीं सकता। नाम आ गया, दुनिया ने न्यूज़ पढ़ लिया, इशू ख़त्म हो गया, कोई कुछ कर नहीं सकता उनका। क्या बिगाड़ लेगा बताइए, अगर नाम आ भी गया उनका कि छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म करते थे, तो क्या बिगाड़ लिया आपने या हमने, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसी के कारण से टॉपिक चर्चा में है, जिसको कहा जाता है यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। ये जो ऑफिस है ये चर्चा में है। 1997 में स्थापित हुआ, 2002 में इसका नाम परिवर्तित हुआ। किन क्षेत्रों में काम करता है वो मैंने आपको बताया है, किस प्रकार से काम करता है ये बताया है आपको। अब देखेंगे कुछ कुछ चीज़ों पर ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जैसे विश्व ड्रग रिपोर्ट का प्रकाशित करता है, जो अफीम, हेरोइन, कोक इत्यादि जो है उसके उत्पादन, तस्करी और उपयोग पर डेटा प्रदान करती, ताकि दुनिया भर की जो देशें हैं वो अपने यहाँ पर क्या कर सकें, उससे संबंधित एक्ट का निर्माण कर सकें, पॉलिसी बना सकें, उसको रोकथाम के लिए उपाय कर सकें कि कहाँ कहाँ पर किन एरिया में किस प्रकार के क्राइम होते हैं, उससे जुड़ा हुआ यह रिपोर्ट होता है। आतंकवाद रोकथाम कानूनी तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जैसे कि टेररिज्म प्रिवेंशन ब्रांच के माध्यम से। स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र पर भी काम करता है, ड्रग रोकथाम, उपचार, देखभाल कार्यक्रम, HIV एड्स रोकथाम, थिंक एड्स कैंपेन युवाओं को लक्षित करता है, जहां पर ड्रग उपयोग से जोखिम बढ़ा है। ड्रग उपयोग के कारण से HIV के जो केसेज हैं वो भी देखे गए हैं, बढ़े हैं। पूरी दुनिया सहित भारत में मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में ये देखा गया है। होता क्या है, एक ही सिरिंज से 10 लोग नशे करते हैं, तो उसके कारण से क्या होता है, HIV जैसे चीज़ों का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि संक्रमित सिरिंज होते हैं जिसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर है थिंक एड्स कैंपेन युवाओं को लक्षित किया गया है, क्योंकि एक नशा के कारण तमाम तरीके के क्राइम हो रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो रहा है, HIV जैसी चीज़ें भी बढ़ रही हैं। तो एक चीज़ से जुड़ा हुआ यह सारा इशू है। न्याय और भ्रष्टाचार, योर नो काउंट्स एंटी करप्शन कैंपेन, UNDP के साथ में ब्लू हार्ट कैंपेन, मानव तस्करी के खिलाफ ये सब चलाया गया कैंपेन है। टू ड्रग कंट्रोल योर लाइफ, वर्ल्ड ड्रग कैंपेन युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। ये सब बहुत सारे इसके क्या हैं, बहुत सारे इसके द्वारा शुरू किए गए अलग अलग पहले हैं, जिसके द्वारा दुनिया को जागरूक करने का प्रयास इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, 2-4 प्रयासों के नाम याद रखेंगे तो जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर इसको आप शामिल कर सकते हैं। ओके, अब कुछ संधियाँ हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नाम सहित केवल पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम UNTOC 2003 में साइन किया गया। मानव तस्करी, माइग्रेंट स्मगलिंग, हथियार तस्करी को लेकर के यह प्रोटोकॉल साइन किया गया। इसी तरह से एक और है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है, और ड्रग संबंधी भी एक संधि है, सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग है।
तो इनको याद रखिएगा, इनमें से किसी का उपयोग आप कर सकते हैं। जब आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि मानव तस्करी जो है ना, ये किसी एक देश की समस्या नहीं है और कोई एक देश इसका समाधान भी नहीं कर सकता है। दुनिया के अलग अलग देश, यूएन जैसी संस्थाओं को सामने आना पड़ता है, तभी जाके इसका समाधान जो है वो कुछ हद तक संभव है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में, कि वर्ष 2027 की जनगणना में विमुक्त जनजातियों की गणना भी शामिल की जाएगी। डी नोटिफाइड ट्राइब्स इनको कहा जाता है। दरअसल में 2027 में जनगणना होना है वो जातिगत जनगणना होना है, और उसके साथ में कोशिश किया जा रहा है कि अब तक भारत में ऐसे समूह जिनका जनगणना में अभी तक शामिल नहीं किया गया था, हम तकनीक के माध्यम से उन तक भी पहुँचे और उन्हें भी शामिल करें किस चीज़ में, जनगणना में, जिससे भारत का हर नागरिक जो इधर से उधर कहीं भी रहता है, आइलैंड पर रहता हो चाहे उत्तर दक्षिण कहीं भी रहता हो, वो छूटे ना, जिससे एक सही जनसंख्या हमारे पास आएगी। उसी हिसाब से तो हम फिर नीतियों का निर्माण कर पाएंगे। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये सोशल जस्टिस का मंत्रालय है, आगामी जनगणना 2027 में विमुक्त जनजातियों डीनोटिफाइड ट्राइब्स को शामिल करने की सिफारिश की है। इस मंत्रालय ने बोला है कि भाई हमें जनगणना कराना किसका काम है, तो गृह मंत्रालय का काम है जनगणना करवाना। तो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने बोला है कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो होते हैं उन्हें भी हम जनगणना में शामिल करेंगे नेक्स्ट ईयर से। इसके लिए उसने सिफारिश की है जनगणना विभाग से। इसमें स्वतंत्र भारत में पहली बार तथा औपनिवेशिक काल 1911 की जनगणना के बाद उनकी आधिकारिक गणना की जाएगी। सोचिए जरा, 1911 से अभी हम लोग 114 साल बाद, अंग्रेजी काल के 114 साल बाद हम लोग डीनोटिफाइड ट्राइब्स की गणना करने जा रहे हैं। अपने ही देश की आबादी थी, पता नहीं क्यों नहीं हम गणना करते थे उनको, तो इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको ढूंढना एक जगह पर वो मिलते भी नहीं हैं। इसके कारण से थोड़ा सा मुश्किल होता है कि किस प्रकार से गणना किया जाए। कहीं दोहरीकरण तो नहीं हो जाएगा, कहीं दोहराव तो नहीं हो जाएगा नामों में, या उनका कोई अस्थायी पता भी नहीं है, तो किस प्रकार से गणना किया जाए। अंतिम गणना 1911 की जनगणना में आधिकारिक जनजातियों की आपराधिक जनजातियों की औपनिवेशिक श्रेणी के तहत में की गई थी। हुआ क्या था, दरअसल में अंग्रेजी सरकार ने, आपको पता ही होगा कि 1813 के बाद से, जब से आधिकारिक रूप से अनुमति दी गई भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान कि आप लोगों को क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन करवा सकते, ईसाईकरण कर सकते हैं, तो उसके बाद से भारत में जनजातीय विद्रोह आप बहुत सारे देखेंगे। तो जनजातियों के विद्रोह के कारण से अंग्रेज़ों ने एक लिस्ट बनाया कि भाई ये क्रिमिनल जनजातियां हैं, ये क्रिमिनल ट्राइब्स हैं। जैसे मीना कम्युनिटी जो है राजस्थान की, जो आज काफ़ी समृद्ध हैं, उनको कभी क्रिमिनल ट्राइब्स का दर्जा मिला हुआ था। तो डीनोटिफाइड ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स, यानी कि बाय बॉर्न वो क्रिमिनल हैं, घोषित कर दिया गया था। अपने ही देश की कहानी है ये सब, औपनिवेशिक काल की, है ना। औपनिवेशिक काल का मतलब कांग्रेस का आंदोलन थोड़ी ना है, केवल गांधी जी का आंदोलन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार के लिस्ट को भारत सरकार ने आज़ादी के बाद ख़त्म किया कि भाई कोई बाय बॉर्न कैसे क्रिमिनल हो सकता है। तो अंतिम बार जनगणना 1911 में इनका इसलिए किया गया था क्योंकि इनको क्रिमिनल के लिस्ट में डालना था अंग्रेज़ों को। ठीक है, अंग्रेजी काल में तो कई सारे इस प्रकार के भी थे कानून कि इस प्रकार के क्रिमिनल्स ट्राइब्स अगर आपको दिखते हैं तो आप गोली मार सकते हैं उन्हें। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तब से किसी भी आधिकारिक जनगणना में उनकी जनसंख्या दर्ज ही नहीं की गई। ये तो अंग्रेजी सरकार की बात है, 114 साल से फिर क्यों नहीं दर्ज हुआ भाई, आज़ादी के बाद क्यों नहीं दर्ज हुआ। विमुक्त जनजातियां वे समुदाय हैं जिन्हें दमनकारी आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत आपराधिक जनजातियों के रूप में ब्रांडेड किया गया था, जिसे वर्ष 1949 में निरस्त किया गया। इस कानून को निरस्त किया गया कि कोई आदमी बाय बॉर्न कैसे क्रिमिनल हो सकता है, कैसे कोई अपराधी हो सकता है। ये कानून लाया गया था सो कॉल्ड सभ्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा, दमनकारी आपराधिक जनजाति अधिनियम। ऐसे जनजाति जो अपराधी होते हैं उनका एक्ट लाया गया था 1871 में। तो ये याद रखिएगा, उन्हें आपराधिक जनजाति कहा जाता था क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वे गैर जमानती अपराधों को व्यवस्थित रूप से अंजाम देने के आदी हैं, यानी कि उनके हैबिट में है क्राइम करना। क्या आप ऐसा कोई नोटिफाई कर सकते हैं क्या। ये था गुलाम भारत। वर्गीकरण संबंधी मुद्दे, इनमें से कई समुदायों को एसटी,
अनुसूचित जाति एससी और ओबीसी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, जिससे वे आरक्षण लाभ लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के दायरे से बाहर हो जाते हैं। इनमें से ट्राइब्स को ना तो हमने एसटी का कई सारे का दर्जा दिया है, ना तो एससी का, ना ओबीसी का, और दिया भी है तो उनको पता भी नहीं है कि वो एसटी है, और पता भी है तो उनको ये पता ही नहीं कि क्या लाभ है उसके। समिति सरकारी, देखिए क्या निष्कर्ष निकला है सरकारी समितियों के निष्कर्ष। रेनके आयोग 2008, इसको बहुत महत्वपूर्ण आयोग माना जाता है इस संदर्भ से जुड़ा हुआ। गैर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लगभग 10 से 12 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था इस रेनके आयोग के द्वारा। फिर इटेडा या इडेट आयोग कहा जाता है, इदाते आयोग भी कहते हैं इसको, ठीक है। 2014 1200 से अधिक समुदायों को गैर अधिसूचित खानाबदोश व अर्ध खानाबदोश जनजातीय के रूप में पहचान किया गया। कई सारे लोगों को नहीं पता होगा, आपने घुमंतू लोग देखे हैं क्या? पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो आते थे वो, हमारे स्कूल के बगल में ही शिविर लगा के बैठते थे। घुमंतू होते थे, कुछ दिन के लिए आए किसी विशेष मौसम में, फिर कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए, घुमंतू लोग होते हैं। तो इस प्रकार के लोगों का जब कोई एक आवास निश्चित नहीं होता तो उनकी गणना करना बहुत मुश्किल होता है ना। तो इसी से संबंधित ये 2 आयोग है जिसने इनको खानाबदोश अर्ध खानाबदोश जनजाति के रूप में पहचाना था, है ना, कि विशेष मौसम में केवल प्रवास करने वाले और हर समय प्रवास में ही रहने वाले, इस प्रकार के विशेष जनजातियाँ भारत में आज भी हैं। हालांकि इनकी संख्या कम हो गई, अब निश्चित आवास बना करके कहीं न कहीं रहने लग गए हैं ये लोग। घुमंतू जनजाति गतिशील जीवन शैली अपनाते हैं, पशुपालन, व्यापार, सेवाओं के माध्यम से आजीविका चलाने के लिए अस्थायी बस्तियों के बिना समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती है। बंजारा, रबारी इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अर्ध खानाबदोश जनजाति मौसमी प्रवास को आंशिक बसावट के साथ जोड़ते हैं। अक्सर पशुओं को मौसमी रूप से स्थानांतरित करते हैं, जैसे कि जो उत्तराखंड में भी कई सारे रहते हैं और भी जगह पर, जैसे कि बर्फ़ अगर पड़ा पहाड़ों में तो नीचे की तरफ में आ जाते हैं क्योंकि उनके पशुओं को खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, और फिर जैसे ही बर्फ़ पिघला तो ऊपर की ओर चले जाते प्रवास पर में, फिर से चले जाते अपने मूल स्थान पर में। तो ये मौसमी प्रवास करते हैं। मौसम परिवर्तन के कारण से चूँकि उनके पशुओं को खाना नहीं मिलेगा और पशुओं से ही उनका सब कुछ होता है, इसके कारण से यह प्रवास करते हैं। घुमंतू जनजाति गतिशील जीवन शैली अपनाते हैं। ये लोग पशुपालन, व्यापार या सेवाओं के माध्यम से आजीविका अर्जित करते हैं। जैसे बंजारे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है व्यापार में, व्यापार के लिए सामानों की आवाजाही करने में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसे भी याद रखेंगे आप लोग। अर्ध खानाबदोश जनजाति मौसमी प्रवास को आंशिक स्थायित्व के साथ में अपनाती हैं। इससे जुड़े हुए अयंगर समिति 1949 है, लोकुर समिति 1965 में बनाया गया था। इदाते आयोग ही बनाया मैंने आपको, और कौन सा बताया है, एक और समिति के बारे में हमने चर्चा की है, रेनके आयोग 2008। तो कुछ आयोगों के नाम याद रखिएगा, कौन होते हैं ये याद रखिएगा, इनको जनगणना में शामिल किया जाएगा ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं जो तुर्की से जुड़ा हुआ है। क्या है वो, क्या है न्यूज़? तो देखिए यही है वो न्यूज़। क्या है भाई, ये उल्का पिंड टकराया है क्या है ये? तुर्की के जो फार्मलैंड है, कई सारे पैडी फील्ड है बहुत बड़े बड़े, उनमें भूमि में इतने बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और एक गड्ढों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। क्यों हुआ है ऐसा, कहाँ पर हुआ है? तो कोन्या बेसिन इसको कहा जाता है। अनातोलिया का पठार आप जानते हैं क्या? तुर्की अनातोलिया के पठार के बीच में ही मुख्य रूप से स्थित है। तो तुर्की का ये मैप है, इस तरीके का तुर्की का मैप है। इसी में यहाँ पर ये बेसिन का इलाका दिखाता हूँ, मैप पर ही दिखाऊंगा, और अनातोलिया का ये पठार है। तो कम भूजल वाले यह क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वर्षा तुलनात्मक रूप से कम होती है। कम वर्षा के कारण से क्या होता है, ये लोग जल के रूप में, जल का जो भी उपयोग करते हैं भौम जल से ये लोग उपयोग करते हैं। तो भौम जल का अत्यधिक दोहन के कारण से भौम जल जो नीचे कम हो जाते जब चट्टानों में, ये पृथ्वी है, यहाँ पर ही भौम जल भरा हुआ था, जिसके कारण से ये ज़मीन बिल्कुल ऊपर सही से उठा हुआ था। जब यहाँ के पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे तो ये ग्रेविटी के कारण नीचे धंस जाएगी। तो इसी धंसने के कारण से बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण कहाँ पर हो गया है, तुर्की के बहुत बड़े गेहूँ उत्पादन वाले क्षेत्रों में ये देखा गया है, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा दोहन कर दिया जिसके कारण से यह घटना घटित हुई है। एक्सपर्ट बताते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के अत्यधिक दोहन का सबसे शानदार उदाहरण है, जिसके परिणाम हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। जब आप अत्यधिक जल का दोहन कर लेंगे तो ऊपर की ज़मीनें जो हैं वो कहीं न कहीं उनके धंसने का डर रहता है, और उस धंसने के कारण से वहाँ पर फिर एग्रीकल्चर कभी हो ही नहीं सकता है।
तुर्की के केंद्रीय कृषि क्षेत्र, जिसको पहले मैं मैप पर ही दिखा देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में ज़रा हम लोग पढ़ेंगे। ये तुर्किया है, ये तुर्किया है, तुर्किया जो भी बोलिए, है ना। ये है कोन्यान बेसिन, कोनिया बेसिन इसको कहा जाता है। अनातोलिया का पठारी एरिया है पूरा तुर्की में, पता ही होगा आपको, जिसके कारण से भीषण भूकंप भी आते हैं। कई सारे प्लेट भी यहाँ पर मौजूद हैं, कई सारे प्लेटों की टकराहट होती रहती है, जिसके कारण से भीषण भूकंप आते हैं इस एरिया में। आया भी था पिछले साल, याद होगा अगर आपको तो। इसी बेसिन इलाकों में यह घटना घटित हुई है और ये दुनिया में कहीं पर भी घटित हो सकती है, ऐसा एक्सपर्ट मान रहे हैं, अगर हम भौम जल का अत्यधिक दोहन करेंगे। सवाल क्या पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाएगा कि हाल ही में दुनिया के किस देश में भूमि में गड्ढे देखे गए अत्यधिक भौम जल के दोहन के परिणाम स्वरूप। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा, तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि किस देश में देखा गया है। मेंस में आप इसका एग्जाम्पल के तौर पर उपयोग कर सकते हैं, निबंध लेखन में GS1 पेपर में उपयोग कर सकते हैं। अगर सवाल पूछा जाता है तो GS2 में भी पूछा जा सकता है, वहाँ पर भी इसका उपयोग हो सकता है। जैसे आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ एक सवाल गारंटेड पूछा जाता है, तो या ज्योग्राफी में अगर पूछा जाए तो वहाँ पर आप बता सकते हैं। जैसे मिट्टी से जुड़ा हुआ सवाल अगर पूछा जाए, सॉइल के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके कारण से सॉइल यूजफुल नहीं रह जाते हैं। यह गड्ढे मक्का, गेहूं, चुकंदर जैसी फसलों वाले खेतों को खराब कर रहे हैं। कुछ खेतों में एक ही जगह पर 10 से अधिक गड्ढे बन गए, जिसके कारण से यह इलाका जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित माना जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में प्राचीन गड्ढे जो पहले पानी से भरे रहते थे, अब ज़्यादातर सूख चुके हैं। कोनिया बेसिन में गड्ढों का निर्माण हाल के वर्षों में और भी ज़्यादा तेज हो गया है, क्योंकि जल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है और दरअसल में इस क्षेत्र में जो भी वर्षा प्राप्त होती थी उसमें भी कमी देखी जा रही है। तो वर्षा में कमी के कारण से भौम जल पर निर्भरता बढ़ेगी, भौम जल रिचार्ज भी नहीं हो पाएंगे, और अगर यह रिचार्ज नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, ज़मीन धंस जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी है नहीं, खोखला है, तो मिट्टी के धंसने की संभावना बन सकती है। तुर्की के कोनिया बेसिन एक प्रमुख कृषि क्षेत्र है, जिसके बारे में अभी नीचे हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पर बहुत समय से कृषि होती आई है और तुर्की के सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र में से एक भी यह माना जाता है। 2000 के दशक के विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन, सूखा, जिससे भूमजल का स्तर गिरा है। वर्तमान भूजल का स्तर 4 से 5 मीटर प्रति वर्ष के हिसाब से गिर रहा है, जिससे क्या हो रहा है भाई, भौम जल की कमी देखी जा रही है। अभी न्यूज़पेपर को अगर आप देखेंगे ध्यान से ना, तो रोज़ एक ही टॉपिक आ रहा है, आरावली 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 आरावली। वो भी यही कारण है, आरावली कोई छोटी चीज़ नहीं है। मैंने उसके बारे में एक दिन बताया है, सारे आर्टिकल मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, मेरे पास हैं सारे जमा किए हुए। अब उन सब को एक दिन फिर कंक्लूड करेंगे हम लोग। वो भी जलवायु परिवर्तन को और बढ़ा देगा, वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को भारत में और भी ज़्यादा एम्पलीफाई कर देगा, उसको और इंक्रीज़ कर देगा। क्या होगा, आरावली जो है पठारी एरिया, वो भौम जल रिचार्ज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस एरिया में वर्षा खूब होते हैं। आरावली के ठीक एरिया में, जो राजस्थान का पूर्वी भाग है, बहुत वर्षा होती है और उसके कारण से भौम जल रिचार्ज होती है, जिससे हरियाणा, दिल्ली इत्यादि क्षेत्रों में जो जल मिल पाता है पीने का, वो इसका एक बहुत बड़ा कारण है आरावली। तो अगर वो ख़त्म होगा तो पानी भी ख़त्म हो जाएगा। कृषकों की समस्या, कृषक अधिक कुआं का निर्माण करे, जिससे लगभग 1,20,000 अवैध कुओं का निर्माण हो रहा है, जो इस क्षेत्र में पानी की अत्यधिक मांग, भूजल की कमी को बढ़ावा दे रहा है। प्रभाव क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ रहा है कि भाई वहाँ के लोग जो हैं चिंतित हैं और उनको चिंता सता रही है कि होगा क्या। अब जरा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाएगा प्रीलिम मेंस में। कोनिया बेसिन तुर्की का एक प्रमुख भौगोलिक और कृषि का क्षेत्र है, जो तुर्की के दक्षिणी भाग में हम लोग स्थित मान सकते हैं। केंद्रीय दक्षिण केंद्रीय स्थिति कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर केंद्र से थोड़ा सा दक्षिण है। हाल के वर्षों में सूखा, भूजल की कमी, सिंकहोल की समस्या से यह क्षेत्र जूझ रहा है। क्यों जूझ रहा है? सबके पीछे एक ही कारण है, जलवायु का बदलना, कम वर्षा का होना, अत्यधिक दोहन भौम जलों का। भारत में भी अत्यधिक दोहन करते हैं हम लोग भौम जलों का। कोनिया बेसिन तुर्की के मध्य भाग में कोनिया प्रांत में फैला हुआ है। यह एक बंद बेसिन है जो अनातोलिया पठार का हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल इतना है, यह तुर्की का सबसे बड़ा अंतर्देशीय बेसिन है। इसके चारों तरफ जो है अनातोलिया का पठार है और बीच में है, इसीलिए इसको बंद बेसिन भी कहा जाता है। बंद बेसिन भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से गेहूँ, अल्फा घास इत्यादि के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अल्फा क्या होता है भाई?
पशुपालन में यह घास बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है इस घास को। यहाँ पर गेहूँ, मक्का, चुकंदर, अल्फाल्फा इत्यादि का बहुत बड़े स्तर पर उपजाऊ होता है। कोनिया झील है इसके निकट में, जो यहाँ के जल का प्रमुख स्रोत है, लेकिन ये भी नमक का झील है, इसलिए इसका भी उपयोग कृषि में कोई खास नहीं किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर भौम जल पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है। कोनिया तुर्की का अनाज का भंडार कहा जाता है इसको, ये भी याद रखिएगा। इसके बारे में छोटे छोटे प्रीलियम फैक्ट यही हैं। मुख्य रूप से कोनिया झील के बारे में याद रखेंगे, कहाँ पर है ये कोनिया बेसिन उसके बारे में याद रखेंगे, क्या घटना घटित हुई है उसके बारे में याद रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर इसका आप उपयोग कर सकते हैं आंसर में, निबंध में, जहाँ पर भी पूछा जाए। कोई इससे लॉन्ग फॉर्मेट का आंसर नहीं पूछा जाएगा, आप इसको रेफरेंस के तौर पर ही उपयोग करेंगे कि कहाँ पर और क्या हुआ है। अब तो वहाँ पर गड्ढों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 2000 तक गड्ढों की संख्या हो गई है, जिसके कारण उत्पादन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट एक और टॉपिक है जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। कल इसरो के बारे में और इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे, PM 2.5 के बारे में, और उसमें भी अमोनियम सल्फेट का योगदान बहुत ज़्यादा है, ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया है। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का।